हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग। माय नेम इज़ आर.पी. सिंह और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो टाइम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्टिंग the first line of this chapter, that is, consider the following situation of daily life and think what happens when। कह रहा है कि हमें अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग सिचुएशंस हमें डेली लाइफ में जो देखने को मिलती हैं, तो उन सारी सिचुएशंस में क्या होता है वो हम नीचे की लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय में अगर हम दूध को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा। एन आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफियर। अगर हम आयरन का तवा जिस पर खाना बनाया जाता है, रोटियां सेकी जाती हैं, या पैन या कढ़ाई या नेल्स को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स से फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप देखते हैं कि जो गन्ने का रस है या ग्रेप्स है उसको सड़ा के उसमें से फिर जो है विनेगर को बनाया जाता है या बियर और वाइन्स को बनाया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फूड इज़ कुक्ड। खाना जब पकता है तब क्या होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड। फूड अगर डाइजेस्टेड हो जाए, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो क्या होगा। वी रेस्पायर। अगर हम सांस लेंगे तो क्या होगा। या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, आपको बता दें कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हमारी बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसको बायोलॉजी के अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज़ इन ऑल द अबव सिचुएशन। इन सारी सिचुएशंस में द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज्ड। कि जो भी हमने ऊपर जो भी सिचुएशंस देखी हैं, चाहे वो मिल्क का गर्मियों में रखा जाना हो, चाहे वो आयरन नेल्स को जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, या ग्रेप्स फर्मेंटेड होता है, या फूड कुक्ड होता है, इन सारी सिचुएशंस में जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, इनिशियल सब्सटेंसेस में जैसे मिल्क है, अगर हम गर्मी में उसे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनिशियल सब्सटेंसेस होता है, मिल्क जो होता है वो चेंज होकर वो मिल्क जो होता है वो ओरिजिनल कंडीशन वाला इनिशियल जो सब्सटेंस है उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी, पहचान भी बदल जाती है। ऐसे ही आयरन में हमें देखने को मिलता है कि आयरन को जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले वातावरण में हम उसको रखते हैं तो उसमें आयरन का, चाहे वो तवा हो, पेन हो या नेल्स हो, वो उसमें रस्ट लग जाता है और उसकी ओरिजिनल नेचर और आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमें ग्रेप्स में देखने को मिलता है, जब वो फर्मेंट होता है, वो सड़ के फिर विनेगर में चेंज हो जाता है तो उसकी ओरिजिनल नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फूड इज़ कुक्ड। फूड जब पकता है तो स्टार्टिंग में वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा फूड होता है, वो चेंज होकर फिर कुक्ड फूड हो जाता है। देन इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी गेट चेंज्ड। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में तो देर आर सो मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी एंड दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। हमारी अंदर, बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से निकलता है। तो कहने का मतलब है जो भी स्टार्टिंग में जो मटेरियल होता है उसका नेचर, जो सब्सटेंस होता है उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। वी रेस्पायर, लास्ट वाला लाइन, वी रेस्पायर, अगर हम सांस लेते हैं, देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी अंतर हमें देखने को मिलता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, एंड ब्रीथिंग इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहे हैं इन सारी सिचुएशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी, पहचान चेंज हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस
ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, जब कोई केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ए केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस, कि जब भी कोई केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होकर, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो उसका जो इनिशियल सब्सटेंसेस कौन कौन से थे रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो चेंज हो गए, क्या चेंज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। तो उनका इनिशियल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हमेशा इनिशियल सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में उसका चेंज हो जाता है। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। आपको ये जानकर वॉन्डर होगा कि वास्तव में केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शंस हैज टेक्स प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ NCERT में दी हुई हैं, उनके द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटीज़ क्वेश्चन सावधानी के साथ। दिस एक्टिविटीज़ नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ये सारी एक्टिविटीज़ में टीचर्स की असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता की ज़रूरत पड़ती है, टीचर की देखरेख में होनी चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट बी ए सूटेबल आई ग्लासेस। ये बेहतर होगा कि जो स्टूडेंट है वो आई ग्लासेस पहने। क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम एक रिबन जैसा, वायर जैसा होता है मैग्नीशियम, उसको 3 से 4 इंच हम उसको लेंगे और उसको सैंड पेपर की मदद से उसे उसके जो ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है जब व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड इनटू द ह्यूमिड कंडीशन या एयर में रखा जाता है, ताकि वो आसानी से वो एक्सपोज हो जाए मैग्नीशियम। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। फिर इससे चिमटी की सहायता से पकड़ेंगे किसको, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को। बर्नट इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प, और इसको स्प्रिट लैम्प की मदद से, जैसे यह डायग्राम में दिखाया गया है, कि उस मैग्नीशियम रिबन को हम उस स्प्रिट लैम्प की मदद से उसे जलाने की कोशिश करेंगे। जब वो स्प्रिट लैम्प की मदद से वो जल जाएगा तो एक वॉच ग्लास लेंगे। वॉच ग्लास में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश के रूप में, राख के रूप में उसमें इकट्ठा हो जाएगा। उसमें हमें अब आगे और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। अपनी आँखों से उसको, जो रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का है उसको जो जलाया है उसे आँखों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करेंगे। बट डू यू ऑब्ज़र्व, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं इस दौरान जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एस, राख के रूप में होता है। अगर केमिकल रिएक्शन की मदद से इसको समझने की कोशिश करें तो मैग्नीशियम Mg प्लस O2, ये हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम उसको जलाते हैं देन इट इज़ फॉर्म्ड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ बैलेंस देखें रिएक्टेंट साइड Mg और O2, दिस इज़ रिएक्टेंट साइड, MgO जहाँ बन रहा है दिस इज़ प्रोडक्ट साइड, जहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे या दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं क्या। यहाँ पर हम देखते हैं MgO की तरफ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो हम इस तरफ प्रोडक्ट की तरफ 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 आगे अगर हम लगा देते हैं तो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन मैग्नीशियम केवल 1 है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे। इस तरह से ये जो मैग्नीशियम
रिबन को जो जलाया गया है, मैग्नीशियम रिबन को जो जलाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस रिएक्शन इज अकर. Mg plus O2 gives 2 MgO, and this is the formation of the magnesium oxide in the presence of oxygen. Now we are taking the another activities. You must have, हमने इससे पढ़ा, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई. अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न वंस विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. हम ये देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फ्लेम में, स्प्रिट लैम्प की फ्लेम के साथ जलाया जाता है, तो उसमें एक डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग मतलब होता है चमकदार फ्लेम, एक लॉ जैसी निकलती है, एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, और फिर वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है. दिस वाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस ये वाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. और ये रिएक्शन के द्वारा भी हमने समझा कि ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, MgO का फॉर्मेशन होता है. नाउ वी कम टू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी 1.3. टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क और एक टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर साइड डायग्राम उसका दिया हो, उसको समझने की कोशिश करते हैं. हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक कॉनिकल फ्लास्क है. कॉनिकल फ्लास्क इस तरह का होता है, उसके ऊपर कॉर्क हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ग्लास ट्यूब बीच में दिखाई दे रही है, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वी टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने इसमें, और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला गया है. तो अब एनसीईआरटी की मदद से ये हमने डायग्राम समझ लिया. डायग्राम के बाद हम उस टॉपिक पर फिर से आते हैं. टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में या हम कॉनिकल फ्लास्क में, वो कॉनिकल फ्लास्क था अभी हमने देखा, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं. एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस. इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. कॉशन, सावधानी, हैंडल द एसिड विद द केयर. हम एसिड को सावधानी से हमें रखना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज द डैमेज टू योर स्किन और योर आइज. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. क्या आप देखते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स में एसिड डालने के बाद कुछ रिएक्शन हुई. टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क को टच करने की, देखने की कोशिश करें, टच करें. इज देयर इज एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर. क्या इसके टेम्परेचर में भी कोई बदलाव आया है. अबव 3 एक्टिविटीज़. एक तो ये एक्टिविटीज़ हो गई. दूसरा हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था इन द प्रेजेंस इन द स्प्रिट लैम्प में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था. ये हमने फार्मूला देखा था, इस तरह से मैग्नीशियम का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था. दूसरा हमने देखा कि जिंक ग्रेन्यूल्स को हम एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, और कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद फिर उसको हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं. तो हम देखेंगे क्या ऑब्ज़र्व किया हमने, ये हम देखेंगे उसमें. ऐसा करने के बाद नाउ द एक्टिविटी इज़ नंबर 2. टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस. इसमें एक में लेड नाइट्रेट ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डालने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है. अभी हमने यहाँ पर देखा कि मैग्नीशियम, यहाँ पर हम इस जगह पर उसको करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें देखा कि जिंक को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl में लेने की कोशिश की, तो उनमें मिलाने की कोशिश की कॉनिकल फ्लास्क. अब यहाँ पर हम ले लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. H2SO4 gives, that is ZnSO4,
ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स में एसिड डालते हैं, चाहे वो H2SO4 है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और फॉर्मेशन होगा जिंक H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे ZnSO4 ये जिंक सल्फेट है, और यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी व्हेन वी पुट जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू द वेदर इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वेदर इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में, इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटीज़ को लेते हैं। दूसरी एक्टिविटीज़ में बताया गया है कि दूसरी एक्टिविटीज़ को लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इनके बारे में कह रहा है। तो दैट इज़ ये यहाँ पे आ गई। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड। तो हम देखते हैं किस तरह की रिएक्शन इसमें हमें देखने को मिलती है। किस तरह की रिएक्शन हमें इसमें देखने को मिलती है। तो जिसमें दिया गया है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ऐसा क्यों होता है? Pb हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज एंड NO3 हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज। 9th में हमने पढ़ा है कि क्रॉस चार्ज जो होता है वो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाएगा और इस वाले का इस पर चला जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो NO3 के ऊपर 2 चार्ज हो जाएगा, दैट इज़ NO3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं Ki, देन इट फॉर्म PbI2 and KNO3 अब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर Pb एक है रिएक्टेंट साइड पर, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर भी एक Pb है। I2 आयोडीन यहाँ पर 2 हैं केवल, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर यहाँ पर एक ही आयोडीन है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि KNO3 यहाँ पर केवल पोटेशियम एक है KNO3 में, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है कि किस तरह से लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जो NCERT में शो नहीं है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर देखते हैं कि आगे टॉपिक में NCERT हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। Now we are coming on to the next topic. From the above 3 activities, हमने कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ देखी? एक तो एक्टिविटीज़ देखी कि किस तरह से जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, और उससे पहले हमने देखी कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। या हमने देखा कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड जब डाला जाता है तो क्या देखने को मिलता है, उसी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें देखने को मिलता है कि क्या क्या इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान हुआ, या हम यूँ कह सकते हैं देयर आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? चेंज इन स्टेट, उसके स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज होती है वो चेंज हो जाती है। उसके एग्जाम्पल को हम अभी देखेंगे। चेंज इन कलर में चेंज हमें देखने को मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज होती है, अभी हमने देखा था हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स
react with the H2SO4, then hydrogen gas is released. That was the example of evolution of gas. Change in temperature, टेम्परेचर हमें चेंज देखने को मिलता है. अब इनके एग्जाम्पल को भी एक और रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. इसमें एनसीईआरटी में वो है नहीं. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट वन यहाँ पर चार दी हुई हैं, फिफ्थ वन हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ PPT. Formation of precipitate. में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो हम सबके एक एक एग्जाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज द चेंज इन स्टेट. आप नोट कर लें, जो मैं डेफिनेशन बोलता जाता हूँ, चेंज इन स्टेट. सम केमिकल रिएक्शंस, अपनी कॉपी में नोट करें. सम केमिकल रिएक्शंस करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट. कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें उसकी स्टेट यानी अवस्था, स्टार्टिंग वाली अवस्था है वो हमें चेंज देखने को मिलती है. तो सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट. या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, चेंज इन स्टेट. सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल, result into the formation of carbon dioxide and water vapors. तो जो सॉलिड कैंडल होती है वो वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट. नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर. इसमें भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसकी हेडिंग लिख के चेंज इन कलर. सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर. एग्जांपल हम लिख सकते हैं चेंज इन कलर का, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट. लिखेंगे रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है. उसके दौरान कॉपर सल्फेट को रिएक्शन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये होता है. रिएक्शन हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस इन द सेंस CuSO4 प्लस Fe. कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो दैट फॉर्म FeSO4. इट फॉर्म FeSO4 प्लस Cu. ये एक रिएक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं उसमें. तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर होता है. व्हेन इट रिएक्ट विद द आयरन, जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है, देन इट फॉर्म फेरस सल्फेट FeSO4. फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है ये, और कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाता है. तो इस रिएक्शन में ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का, दैट चेंज इनटू द ग्रीन कलर. तो इसका ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम देखते हैं कि हमने ऊपर जो रिएक्शन देखी थी Zn प्लस H2SO4 and it gives ZnSO4 plus H2, and that was the example of evolution of gas. वो evolution of gas का example था जो हमें ऊपर देखने को मिला था. अब हम दोबारा से उस example को देख लेते हैं. ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी, CuSO4 Fe plus FeSO4 plus Cu. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर. नाउ इसको मिटा के अगर हम दूसरी रिएक्शन जो इवोल्यूशन ऑफ गैस, हालांकि हम उसको पहले ही बता चुके हैं, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 gives
ZnSO4 gives ZnSO4 plus H2 gas released. So this is the example of evolution of gas. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, and this is the example of evolution of gas. Now we are coming to the next topic, that is change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, आप हेडिंग डालेंगे चेंज इन टेम्परेचर, सब में एक जैसी, हम हेडिंग डालने के बाद एक ही जैसी डेफिनेशन को लिखेंगे. पहली रिएक्शन को हमने देखा था चेंज इन स्टेट. सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट. दूसरी वाले में हम सेम टाइप की लाइन को लिखेंगे चेंज इन कलर. सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, वो रिएक्शन हम लिख देंगे. ठीक है. फिर चेंज इन टेम्परेचर. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाली में हम सेम लाइन को लिखेंगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है. ठीक है. उसमें एग्जांपल अगर हम देखें, उसके एग्जांपल कई सारे. चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, और किसी में जो टेम्परेचर होता है वो उसमें हमें टेम्परेचर लगाना पड़ता है. यानी सम केमिकल रिएक्शंस आर रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ टेम्परेचर, या जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. और जिनमें हमें टेम्परेचर ऐड करना पड़ता है या हमें टेम्परेचर उसमें लगाना पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल अगर हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, दैट इज C+O2. ये सब मिटा देते हैं, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं स्पेस में. C+O2 यानी अगर हम कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज़ रिलीज्ड, प्लस हीट लिख लेंगे, हीट रिलीज होती है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस दैट रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ हीट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो चेंज इन टेम्परेचर में दो तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, और आगे हम और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में. ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है कि जब किसी कार्बन को या कोयले को, कोयला भी एक कार्बन होता है, उसको हम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होती है. अगर उसमें दूसरा एग्जांपल हम लेने की कोशिश करें, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज CaO. जो लाइम वाटर है, जो चूना जो होता है, जिसको हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो जिससे सफ़ेदी की जाती है, वाइट वॉश किया जाता है घरों में, उसको पानी में जब डाला जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है, दैट इज फॉर्म CaOH की ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम यहाँ भी एक है, इधर भी हमें देखने को मिल रहा है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. तो इसमें जब हम इस चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं, ठीक है, CaO को, तो बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत तेज़ी से हीट इवॉल्व होती है, और ये इस टाइप की रिएक्शन जो है दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये वाली जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो दो एग्जांपल हमने देख लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड वैन, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होती है. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है, दैन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान भी हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है. ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस? ऑफ कोर्स, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 when it is burnt
व्हेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है, दैट इज एरोबिक रिएक्शंस, एंड इन दैट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। उस दौरान यहाँ पर 6 बैलेंस करेंगे तो 6 यहाँ पर 6 CO2 6 H2O, यानी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेक होता है, रेस्पिरेशन जब होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। उस दौरान हीट के रूप में नहीं, वहाँ पर ATP के फॉर्म में 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमारी बॉडी को हीट भी मिलती है और एनर्जी भी हमारी बॉडी को मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो नेक्स्ट टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ के बारे में अब तक पढ़ा, उसके बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल था बर्निंग ऑफ कैंडल्स दैट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। चेंज इन कलर, कलर में हमने देखा कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद द आयरन इट फॉर्म FeSO4, जिसमें से कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये हमने रिएक्शंस के द्वारा देखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस में Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। चेंज इन टेम्परेचर में हमने देखा CaO प्लस H2O, देन इट इज़ फॉर्म CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। नाउ द लास्ट टॉपिक जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। किस तरह से प्रेसिपिटेट? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट की स्पेलिंग PRESPETIT, प्रेसी PRECIPITATE। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे हम अगर किसी नहाने वाले साबुन को पानी में डालें तो वो झाग जैसा जो फॉर्मेशन बना देता है, वो प्रेसिपिटेट जैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जाम्पल को लिखेंगे ऊपर रिएक्शन के द्वारा, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम पूरे को रब कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग फिर उसको रिएक्शन लिखेंगे किसकी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड BaSO4, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दैट इज प्रेसिपिटेट में BaCl2 react with the Na2SO4, BaCl2 ये सब मिटा लेते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, then it gives ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे। तो ये फॉर्म करेगा BaSO4 प्लस NaCl एक साथ लिखा जाएगा। BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 का नेम है बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 का नेम है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड इट फॉर्म BaSO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे एक बेरियम है, इधर भी एक बेरियम है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 NaCl हो जाएगा। यहाँ पर अब क्लोरीन भी 2 है, Na2 भी 2 हो गए, Na के सामने हमने 2 लगा दिया, 2 NaCl हो गया। तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई।
तो इस तरह से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, किस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम करेक्टराइज कर सकते हैं। ये हमने देखे थे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, evolution of gas, change in temperature and formation of precipitate. And this is all about this topic कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस, उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज होता है, किसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन टेम्परेचर होता है, कुछ में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। उन सब को हमने एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की। As we observe the changes around us, हम अपने चारों तरफ changes देखते हैं। We can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारी chemical reactions हमें देखने को मिलती हैं। We will study about various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस chapter में हम symbols की मदद से अभी इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सिंबल